नमस्कार दोस्तों। पिछले टास्क में हमने हमारा जो 16वां चैप्टर था भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध, जिसके बारे में अध्ययन किया। और उसके बाद दोस्तों हमारे ये जो पाठ्य पुस्तक है, हमारी ये जो 9वीं कक्षा की हिंदी की किताब है, उसके मुताबिक हम देखें तो हमारा ग्रामर का यानी कि व्याकरण का जो टॉपिक है 16वें चैप्टर के बाद शब्द संरचना यानी कि शब्द का निर्माण, उपसर्ग या प्रत्यय से शब्द का निर्माण किस प्रकार किया जाता है वह व्याकरण का टॉपिक दिया गया है। तो दोस्तों ये टॉपिक को हम कुछ दिनों के बाद पढ़ेंगे, पर अब इसके बाद का जो प्रकरण नंबर 17 जो है तुलसी के पद, और प्रकरण नंबर जो 18 है वह अंधेर नगरी। खासतौर पर ये जो तुलसी के पद और 18वां जो चैप्टर है अंधेर नगरी, ये दो प्रकरण ऐसा है कि इसी साल इसी वर्ष गुजरात माध्यमिक शिक्षण बोर्ड ने हमारे अभ्यासक्रम में से उन्हें रद्द कर दिया है। आप लोगों को भी पता है, आप लोगों को हमने आगे ही बता दिया है। इसलिए ये जो 17वां और 18वां चैप्टर को अभी छोड़कर हम हमारा जो 19वां प्रकरण है, 19वां चैप्टर है महाकवि कालिदास, जिसका आज के वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर पूर्ण करने के बाद हम हमारा ये जो व्याकरण का टॉपिक शब्द संरचना के बारे में अभ्यास करेंगे। तो 17 और 18वां चैप्टर को छोड़कर आज हम 19वें प्रकरण के बारे में जो अभ्यास करने जा रहे हैं उसके बारे में आप लोग कदाचित थोड़े बहुत परिचित भी होंगे, क्योंकि ये चैप्टर का जो शीर्षक दिया गया है उसमें महाकवि कालिदास, जो साहित्य प्रकार की दृष्टि से दोस्तों जीवनी है, यानी कि इसी प्रकरण का जो मुख्य शीर्षक है वह शीर्षक का नाम का जो चरित्र है, नाम का जो महात्मा है, उसके जीवन के बारे में लेखक नरपत बारहट हड़वेचा जी ने यहाँ पर जीवनी के रूप में इसका वर्णन सुंदर तरीके से किया गया है। तो ये पाठ पढ़ने से पहले दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये बात ज्ञात है, यानी कि उससे हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि भाई महाकवि कालिदास जो है उसे हम संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं, यानी कि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि थे, यानी कि महाकवि है। और खास तौर पर उनके बारे में कालिदास जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा चरित्र है कि जिसके बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी खासतौर पर प्रमाणित रूप से हमें नहीं मिलती। प्रस्तुत लेख में लेखक ने कालिदास के बारे में उपलब्ध जानकारी हमें देने का प्रयास किया है, यानी कि
महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि है ऐसा हम जानते हैं, पर उसके जीवन के बारे में, वो महाकवि किस प्रकार बने, उसका जन्म और उसका परिचय, उसकी युवावस्था तक के बारे में हम लोगों को बहुत कम कालिदास जी के बारे में दोस्तों पता होगा। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास जी है, उसके जीवनी के माध्यम से यहाँ पर लेखक ने उसका संपूर्ण जीवन परिचय, उनकी युवावस्था और उसके बाद वह महाकवि तक कैसे पहुंचा उसके बारे में ये प्रस्तुत जो जीवनी है महाकवि कालिदास, जिसमें लेखक ने हमें अवगत कराने का प्रयास किया है, यानी कि जिसकी जानकारी लेखक ने हमें देने का प्रयास किया। तो खास तौर पर थोड़ी कुछ बातें कवि कालिदास के बारे में दोस्तों हम करें तो ऐसा कहा जाता है कि भाई महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठोस जानकारी का अभाव है, यानी कि उसके बारे में कोई ठोस जानकारी हमें नहीं मिलती। कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई महाकवि कालिदास जी का जन्म सन 305 में तथा उसका निधन सन 445 में हुआ। उनका जन्म स्थान उज्जैनी, यानी कि वर्तमान मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर ये माना जाता है। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का उसी दौरान तुलसीदास के समय में उसका शासन था और उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी, प्रजा को किसी भी बात की कमी नहीं थी और सभी लोग सुखी थे। एक प्रकार से कहा जाए तो विक्रमादित्य के राज्य में ये राम राज्य जैसी स्थिति थी और उसी समय साहित्य और कला का भी विक्रमादित्य के शासन में बहुत कुछ विकास उसी समय में हुआ था। और साथ ही राजा विक्रमादित्य ने भी समय समय पर सोने के सिक्के चलवाए थे। उसके प्रोत्साहन में संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई, यानी कि उसी समय हमारी जो प्राचीन भाषा जो संस्कृत भाषा है उसका विक्रमादित्य के समय में बहुत प्रचलन हुआ था, बहुत विकास हुआ था। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि कालिदास जी है जो युवावस्था तक निरक्षर थे, यानी कि उन्हें किसी भी प्रकार का अभ्यास शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं किए थे और वे जिस पेड़ की डाल पर बैठे थे उसी को वे काटते थे। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि वे इसी प्रकार के व्यक्ति को हम मूर्ख या तो बुद्धों की संज्ञा से ही बोल सकते हैं। तो ऐसे प्रकार का कालिदास का जो जीवन कवन, जो बचपन, जो युवावस्था तक रही थी, पर उसके जीवन में जो एक घटना जो घटित होती है वो यहाँ से विद्वता प्राप्त कर लेते और कब वह पंडित बनते, विद्वान बनते, उसके बारे में तो ये पाठ में हमने बहुत सारी जानकारी ये प्राप्त की। उसके बारे में तो हम ये पाठ का अध्ययन करते वक्त
उसका अभ्यास करेंगे। यानी कि कालिदास युवावस्था तक जब तक अनपढ़ था, निरक्षर था, तो ये महाकवि कैसे बना, उनके जीवन में युवावस्था से कब मोड़ आया, अर्थात एमनी युवावस्थामांथी एवो ते क्यो प्रसंग बन्यो, एवी ते कई घटना बनी कि जीवननी अंदर एवो ते क्यो वळांक आव्यो कि जेना कारणे एक अनपढ़ निरक्षर कि जे वृक्षनी डाળી पर બેઠેલા હોય ને એ જ વૃક્ષની ડાળીને પોતે કાપતા હોય, આટલી હદ સુધી જે પોતાની મૂર્ખતાનું પ્રદર્શન કરતો હોય એ માણસ મહાકવિ કઈ રીતે બની શકે? તો એના જીવનની એવી કઈ રોચક ઘટના હશે જેની વાત મિત્રો આ મહાકવિ કાલિદાસ जीवनी अंदर लेखक नरपत बारहट हड़वेचा द्वारा प्रस्तुत करवामां आवे छे। तो दोस्तों ये प्रकरण का यानी कि ये पाठ का हम अध्ययन करें उससे पहले हम यहाँ पर लेखक का परिचय अवश्य प्राप्त करेंगे। उसके बाद ये महाकवि कालिदास जीवनी को हम विस्तार पूर्वक उसका अध्ययन करेंगे या तो उसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपके पास जो किताब है, किताब को आप अपने साथ रखकर, अपने पास रखकर इसी पाठ को आप अच्छी तरह से समझना है, और जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप बुक या तो पेन का इस्तेमाल करके, उसका उपयोग करके आप जो जटिल गहरे शब्द है उसका अर्थ जो मैं यहाँ से बोलूँगा उसे लिखने का भी आपको प्रयास करना है, यानी कि लिखता है, ताकि ये जो शब्द आप लंबे समय तक उसे याद रख सकें। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 19 महाकवि कालिदास, उसका रचयिता लेखक यानी कि सर्जक नरपत बारहट यानी कि हड़वेचा उपनाम से वह साहित्य सर्जन करते थे। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने MA BEd की उपाधि प्राप्त की। अर्थात राजस्थानी संस्कृतिना शोधकर्ता एवं नरपत बारहट यानी कि हड़वेचा जी ने MA BEd એટલે કે मास्टर ऑफ आर्ट्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की उपाधि अर्थात पदवी डिग्री प्राप्त की है। उपाधि अमुक शब्द मित्रों अहींया लखीए छीए, उपाधि अर्थात पदवी। જેને આપણે મિત્રો અંગ્રેજીમાં શું કહેશું? ડિગ્રી, ગુજરાતીમાં લાયકાત પણ કહી શકીએ। એટલે કે લેખકે MA BEd સુધીનો અભ્યાસ કર્યો હતો। જયનારાયણ વિશ્વવિદ્યાલય જોધપુર સેવે સંલગ્ન, એટલે કે જયનારાયણ વિશ્વવિદ્યાલય राजस्थान ની અંદર આવેલી યુનિવર્સિટી ની સાથે તેઓ જોડાયેલા છે। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में, अर्थात તેમનો વધારે રસ काज लेखन ની અંદર તેમનો વધારે રસ રહ્યો છે। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रभावों को समझने में यत्नशील है, એટલે કે તે સંસ્કૃતિના પ્રવાહોને समझवा माटे लेखक प्रयत्नशील था, प्रयत्नशील से। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, अर्थात जो महापुरुष है वह महापुरुष को नमन करते हुए, उसे वंदन करते हुए बारवेठा जी ने यानी कि हड़वेचा जी ने लिखा है।
दोस्तों क्या लिखा है कि जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर, अर्थात कि जिन्होंने देश सेवा के लिए अपना खुद का घर, अपना परिवार, साथ साथ ऐशो आराम का जीवन त्याग कर, छोड़कर भूखे प्यासे नंगे पांव चलकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया है, वे वंदनीय है। एमणे महापुरुषोने खरा अर्थनी अंदर ए वंदनना अधिकारी छे, जेमणे पोतानुं संपूर्ण घर-बार परिवार ऐश आरामनी जिंदगी आ बधी वस्तुनो त्याग करीने, बधी ज वस्तुनुं समर्पण भावथी देश भावनी अथवा तो देश सेवानी भावना साथे पोतानुं जीवन जेमणे व्यतीत कर्युं छे, आजादीनी लड़त माटे पोतानुं संपूर्ण जीवन समर्पित करी दीधुं छे, त्यागमय बनावी दीधुं छे, एवा महापुरुषो जे छे एमने हूँ वंदन करूं छुं। आवुं अडवेसाजीने कहा है। महापुरुषों की जीवनिया आपकी प्रसिद्ध कृति, એટલે કે આવા જે મહાપુરુષો છે તેમની જીવનીઓ, તેમના જીવન વૃત્તો છે, તેમના જીવન વિશેના લેખો એ એમના સાહિત્યનો મુખ્ય પ્રસિદ્ધ કૃતિઓ છે, એટલે કે એમના સાહિત્યનો મુખ્ય વિષય રહ્યો છે। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष का जीवन चरित्र अंकित है, એટલે કે આ સંગ્રહની અંદર કુલ 60 જેટલા જે મહાપુરુષો છે એમના जीवनना चरित्रोने एमणे कंडार्या छे, अंकित कर्या छे। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण, એટલે કે અહીંયા આપવામાં આવેલી આ જે પ્રસ્તુત જીવની છે એની અંદર મિત્રો મેં તમને અગાઉ વાત કરી એ મુજબ મહાકવિ કાલિદાસના જીવન પરિચય વિશે, એમના જન્મ વિશે, સાથે સાથે એમના જે પ્રસિદ્ધ સાહિત્યિક જે રચનાઓ છે, જે માત્ર ભારત માટે જ નહીં, માત્ર આપણા દેશ માટે જ નહીં, પરંતુ મહાકવિ કાલિદાસની જે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ થયેલી જે રચનાઓ છે, વિશ્વ પ્રસિદ્ધ થયેલી જે કૃતિઓ છે, એમનો ટૂંકો પરિચય પણ લેખકે આ પ્રસ્તુત પાઠની અંદર, પ્રસ્તુત જીવનીની અંદર लेखके अहिया मित्रों व्यक्त कर्यो छे। तो इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। अर्थात मित्रों आ पाठमांथी, आ जीवनीमांथी आपणे एवो उपदेश मळे, एवुं शीखवा मळे, कोई पण बाळक होय એને ક્યારેય પણ આપણે બુદ્ધો, મૂર્ખ, નબળો, નમાલો, હલકો, ઠોઠ ક્યારેય પણ આપણે એને સમજવો જોઈએ નહીં। કારણ એ વ્યક્તિને જો જીવનની અંદર તક મળે, મોકો મળે અથવા તો અવસર મળે તો એ વ્યક્તિ પણ જીવનની અંદર श्रेष्ठता अथवा तो सफलता से प्राप्त करी सके से एवं आपने महाकवि कालिदास जीनी जीवनी मांथी मित्रों आपने सीख मळे छे अथवा तो उपदेश मळे छे। तो ये बात, ये विचार ऊपर मुख्यत्वे आ जीवनी अहींया लेखक द्वारा प्रस्तुत करवामां आवी छे। जे विचार मुख्य ए छे कि भाई कोईपण व्यक्तिने क्यारेय पण आपणे नबळी के कमजोर के मूर्ख अथवा तो बुद्धिहीन क्यारे समझवी न जोईए। कारण एने पण जो जीवननी अंदर मोको मळे, अवसर मळे अथवा तो तक मळे तो ते हीरानी जेम चमकी उठे छे अथवा तो जीवननी अंदर ए सफलता छे ए प्राप्त करी सके छे। तो हवे मित्रों आपणे आपणा पाठनी अंदर जो आगळ वधीए तो
खास કરીને कालिदास को हम मात्र संस्कृति के महाकवि के रूप में जानते हैं। अर्थात मित्रों, महाकवि कालिदास ने આપણે માત્ર એક સંસ્કૃત ભાષાના મહાકવિ તરીકે જાણીએ છીએ। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। कारण स्वयं એટલે કે પોતે महाकवि कालिदास जी પોતાના વિશે, પોતાના જીવન વિશે કશું પણ કાંઈ પણ कालिदासजीએ લખ્યું નથી। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। यानी कि जो हर्षचरित नाम का महाकवि बाण भट्ट का प्रचित ग्रंथ है, जो सम्राट हर्ष के जीवन की, उनके शासन की बारे में महाकवि बाण ने यहाँ पर कालिदास जी का नाम का उल्लेख किया है। यानी कि ये नामનો એને नोंध करी से, उल्लेख કર્યો છે। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए। એનાથી આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ कालिदास जी से ये बाण भट्ट पहला થઈ ગયા। એટલે કે મહાકવિ કાલિદાસ એ બાણ પહેલાના કવિ, બાણ પહેલાના એ પ્રસિદ્ધ થયેલા વ્યક્તિ છે। કારણ કે એનો ખ્યાલ આપણે એના ઉપરથી લઈ શકીએ ભાઈ બાણ દ્વારા લખવામાં આવેલું જે હર્ષચરિત નામનું જે રચના છે, જે પુસ્તક છે, એની અંદર એમણે મહાકવિ કાલિદાસના નામની નોંધ કરી છે, તો તેનો ઉલ્લેખ કર્યો છે। એના ઉપરથી ખ્યાલ આવી શકે કે ભાઈ कालिदास से ये बाण पहला थी गया। कारण तो ज ये व्यक्ति नो नामनो उल्लेख से एनी अंदर होई सके। फिर एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रमादित्य के नाम का उल्लेख किया है। એટલે કે एक स्थान ની અંદર स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में बाण भट्ट के नाम का उल्लेख किया। तो अभिभावक यानी कि बच्चों के पारिवारिक रक्षक, अभिभावक। એટલે કે स्वयं कालिदासे अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है कि क्या विक्रम नामनो ये उल्लेख कर्यो से, नोंध करी से। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया, परंतु ये विक्रम कौन से एना विषयनी हजी पूरेपूरी ये मित्रों जानकारी से अपने हजी सुधी मળી सके नहीं। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितने ही कथाओं का नायक बनाया गया। छतां पण तेमने राजा विक्रमादित्य और राजा भोज ना समकालीन એટલે કે એ સમય દરમિયાન થયેલા રાજાઓ, એ સમય દરમિયાન સમકાલીન यानी कि समय दरमियान थयेला राजाओं मानीने घणी बधी कथाओनी अंदर एमणे एनो नायक साहित्यकारों द्वारा बनावामां आव्या छे। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोककथाओं में उसकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन, એટલે કે જુદી જુદી ભાષાઓની અંદર એમના વિશેની પહેલિયા એટલે કે મિત્રો ઉખાણાઓ છે, સાથે સાથે કેટલીક એવી લોકકથાઓ જે લોકો દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલી જે કથાઓ છે એની અંદર એમની વિદ્વતા, એમની કવિતા અને એમના વિશેના ચમત્કારિક પ્રસંગોના વર્ણન આપણને મિત્રો
આ લોકકથાઓની અંદર અને પહેલીઓની અંદર મિત્રો જોવા મળે છે। તો અહીંયા આવે સૌથી પહેલા जन्म और परिचय। तो कवि कालिदास जी का जन्म और उसके परिचय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो दोस्तों कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन में माना है। अर्थात કેટલાક વિદ્વાનો દ્વારા કવિ કાલિદાસજીનો જન્મ છે ઈસવીસન 365 માં અને એમનું અવસાન એટલે કે એમનું મૃત્યુ છે ઈસવીસન 445 માં થયું એવું માનવામાં આવે છે। महाकवि कालिदास के जन्म स्थल के बारे में ठीक ठाक पता नहीं चलता। એટલે કે મહાકવિ કાલિદાસ નું જન્મ સ્થાન ક્યું હતું, એમનું જન્મ સ્થળ ક્યું હતું એના વિશે પૂરેપૂરી એટલે કે સંપૂર્ણ કોઈ સાચી માહિતી છે ये प्राप्त થઈ શકી નથી। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी यानी कि वर्तमान उज्जैन माना है। એટલે કે कुछ विद्वानों द्वारा कवि कालिदास નું जन्म स्थान છે એ હાલનું મિત્રો મધ્યપ્રદેશની અંદર રહેલું જે ઉજ્જૈન શહેર છે એટલે કે ઉજ્જૈની નામનું એ વખતની અંદર એ જમાનાની અંદર એ ઉજ્જૈની નગર હતું જેના રાજા વિક્રમાદિત્ય હતા કાલિદાસના સમયની અંદર એવું કેટલાક વિદ્વાનોના મતે માનવામાં આવે છે। तो जो सही लगता है क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय किया અને કદાચ સાચું પણ હોય કારણ કે કવિ કાલિદાસજીએ પોતાનું જે મેઘદૂત નામનું જે રચના છે જે નાટક પુસ્તક છે એની અંદર પોતે ઉજ્જૈનીય अथवा तो ये उज्जैन ने विशेष जोवालायक दर्शनीय स्थल तरीके चित्रण ये मेघदूतनी अंदर कवि द्वारा कहेवामां आव्युं छे। दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया। अर्थात ये कवि कालिदास जी द्वारा स्वयं પોતાના મેઘદૂતની અંદર એવું સરસ મજાનું વર્ણન કર્યું છે કે ભાઈ એ ઉજ્જૈની સુધી જવાનો રસ્તો છે ઘણો બધો લાંબો છે અને છતાં પણ ત્યાંથી પસાર થવા માટેની વિનંતી अनुरोध कवि कालिदास जी द्वारा बादलों करवामां आव्यो छे। यानी कि बादल से अनुरोध किया એટલે કે उज्जैनी का रास्ता बड़ा लंबा है फिर भी से वहां से मेघ को बादल को वहां से गुजरने का आह्वान अनुरोध कवि ने अपनी किताब में अपनी पुस्तक में जो किया गया है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था એટલે કે ઉજ્જૈની નગરની અંદર એ દિવસે રાજા એ સમય દરમિયાન राजा विक्रमादित्यનું राज्य હતું। वहां की प्रजा सब प्रकार से सुखी છે એટલે કે ત્યાંની જનતા છે ત્યાંની પ્રજા છે તમામ રીતે બધી જ રીતે સુખી હતી। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची છે એટલે કે સાહિત્ય અને કલા નો વિકાસ છે उन्नति से ये चरम सीमा सुधी એટલે કે અતિશય વિશેષ પ્રમાણની અંદર ખૂબ જ પ્રમાણની અંદર સાહિત્ય અને કલાનો વિકાસ વિક્રમાદિત્યના જમાનાની અંદર એમના શાસનની અંદર થયો હતો। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। अर्थात राजा विक्रमादित्य पोते खुद पोताना नामनी साथे जोड़ीने ये विक्रम संवत जे मित्रों अपने गुजराती में वर्ष प्रमाण अपने कही ने कि विक्रम संवत 2077 जे मुजब अपना वर्ष की गणतरी चाले से ये राजा विक्रम द्वारा ये विक्रम संवत से विक्रमादित्य द्वारा जेमणे चलावी थी। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। समय समय पर योग्य योग्य समय तेमणे पोताना राज्यनी अंदर ए वखते सोनाना सिक्का मित्रों जेम चलणनी अंदर आपणे नोट तरीके कागळनी नोटो अने आपणे जे धातुना सिक्काओनो जे आपणे उपयोग करीए छीए ए सिक्का विक्रमादित्यना समयनी अंदर एमणे सोनाना सिक्का
પોતાના શાસન વ્યવસ્થાની અંદર ચલણ તરીકે વ્યવહારની અંદર મૂક્યા હતા, એમને ચલાવ્યા હતા. ઉનકે રાજ્યકાળ છે ઠીક એટલે કે એના કારણે એના રાજ્યકાળનો સમયનો આપણને યોગ્ય खबर पड़े से तो दोनों ख्याल आवे से. विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई. अर्थात विक्रमादित्यना जमानानी अंदर ए समयनी अंदर ए राज्यनी अंदर એટલે કે દેશની એ અંદર એટલો વૈભવ હતો, એટલી સમૃદ્ધિ હતી દોસ્તો. વૈભવ યાની કે સમૃદ્ધિ. એટલો બધો વૈભવ હતો, એટલું બધું સુખ હતું, એટલી બધી સમૃદ્ધિ હતી, એટલે કે સાથે સાથે કલા અને સાહિત્યની પણ એટલી બધી પ્રગતિ, ઉન્નતિ કે વિકાસ થયો હતો કે શાયદ એટલો ક્યારેય પણ ઉન્નતિ પ્રગતિ હતો વિકાસ સાથે સાથે સાહિત્ય અને કલાનો વિકાસ પણ એ વિક્રમાદિત્યના સમયની અંદર થયો એટલો અન્ય સમયગાળાની અંદર ક્યારેય પણ ભારત વર્ષની અંદર થયો ન હતો. એક से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न, એટલે કે એક કરતા એક સળિયાતા કવિઓ, સાહિત્યકારો, વૈજ્ઞાનિકો એ વિક્રમાદિત્યના જમાનાની અંદર જ ઉત્પન્ન થયા હતા. રાજા વિક્રમાદિત્ય સ્વયં સાહિત્ય और संगीत के अच्छे जानकार, એટલે કે રાજા ખુદ પોતે જ कला, संगीत અને સાહિત્યના પોતે જાણકાર હતા, પોતે જાણતા હતા. संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई અને સંસ્કૃત ભાષાનો વિકાસ, પ્રગતિ પણ રાજા વિક્રમાદિત્યના જમાનાની સમયની અંદર એ કાળ દરમિયાન જ ખૂબ મોટા પ્રમાણની અંદર એ થઈ હતી. अपने पूर्व जीवन में बुद्धू जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ, એટલે કે પોતાના પૂર્વ જીવનની અંદર બુદ્ધુ અથવા તો મૂર્ખ તરીકેની છાપ ધરાવતો કાલિદાસ, મૂર્ખ તરીકેની છાપ ધરાવનાર કવિ કાલિદાસ પોતે એ વિક્રમાદિત્યના દરબારની અંદર એમના दरबारी कवि तरीके श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कवि था. कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते, એટલે કે એ કાલિદાસ સિવાય બીજા અન્ય 8 કવિ જે દરબારી કવિઓ હતા, જે વિક્રમાદિત્યના શાસનની અંદર હતા, એ તમામ કવિઓને કાલિદાસ સહિત એ મળીને અને નવરત્નો તરીકે એ વિક્રમાદિત્યના રાજ્યની અંદર એ ઓળખવામાં આવતા, જેમાં કવિ કાલિદાસ સર્વશ્રેષ્ઠ હતા. મિત્રો, જેવી રીતે અકબર બાદશાહના દરબારની અંદર જેમ નવરત્નો હતા બિરબલ સહિત, એમ વિક્રમાદિત્યના રાજ્યની અંદર પણ એ જમાનાની અંદર શ્રેષ્ઠ 9 દરબારી કવિઓ હતા, જે નવરત્નો તરીકે એમને ઓળખવામાં આવતા, એમને જાણવામાં આવતા. તો દોસ્તો, અહીંયા સુધી આપણા પહેલા વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે પાર્ટ 1 ની અંદર આપણા આ પાર્ટને આપણે આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે પછીના આગળના નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે મહાકવિ કાલિદાસના જીવન વિશેની આગળની કથા વિસ્તારપૂર્વક આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર સમજીશું. અહીંયા આપણો આ વિડીયો લેક્ચર આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ.